क्या आपको ये तो फील नहीं हो रहा है कि आप ऐसा पहले भी देख चुके हैं? अगर अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा पहले कभी फील हुआ है? यकीन मानिए, हम में से बहुतों के साथ ऐसा कई दफा जरूर हुआ होगा, जब किसी नई जगह पर पहुंचते ही लगा हो कि अरे, यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूं। ऐसे ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या फिर किसी मामले पर बात करते हुए लगा हो कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं, मगर कब, कहां, बस ये समझ नहीं आ रहा। हम कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, पर जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो हम इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर शायद ही इस पर कभी ध्यान देते हैं। हम ये भी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमें ऐसा क्यों लगता है। पर अब आप चिंता मत कीजिए, कई जानकारों ने इस फीलिंग के बारे में न सिर्फ सोचा है, बल्कि इस पर ठीक ठाक रिसर्च भी किया है। असल में इस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि डेजा वू क्या है, ये क्यों होता है, क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है या फिर यह इसी जन्म से ताल्लुक रखता है। तमाम परंपरागत धारणाओं से हटकर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में साइंस क्या कहता है। मगर सबसे पहले डेजा वू की अवधारणा को जान लीजिए। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1876 में फ्रांसीसी फिलोसोफर एमिल बोयराक ने किया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70 से 80% आबादी डेजा वू का अनुभव करती है। कुछ थियरी के हिसाब से डेजा वू के भीतर ही दो तरह की फीलिंग्स होती हैं। एक को कहते हैं डेजा विजित, यानी पहले भी देखी गई जगह, और दूसरी को कहते हैं डेजा वेकियानी, पहले भी जिया हुआ। इन दोनों फीलिंग्स के एक साथ मिलने से ही डेजा वू की फीलिंग बनती है। डेजा वू को लेकर पहले ऐसा माना जाता था कि यह फीलिंग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। इस फीलिंग का इस्तेमाल कई भारतीय फिल्मों में भी खूब किया गया है। फिल्म में हीरो जैसे ही एक जगह पर पहुंचता है तो उसे बार बार कुछ याद आने लगता है। उसे लगता है कि इस जगह से उसका जरूर कोई ना कोई वास्ता रहा है, वो पहले भी इस जगह पर आ चुका है। हालांकि साइंटिस्ट ने इस पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट को लगातार खारिज किया और कहा कि यह सब झूठ है। उन्होंने वर्तमान में प्रचलित ऐसे ही कई सिद्धांतों को भी खारिज किया है। दरअसल वर्तमान में डेजा वू की घटना के संबंध में कई सिद्धांत मौजूद हैं, जैसे न्यूरल रिसाइक्लिंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस या फिर संज्ञानात्मक असंगति जिसे कहते हैं, मैट्रिक्स थ्योरी और प्री कॉग्निशन यानी पूर्व ज्ञान का सिद्धांत वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पहले से आभास होने वाले सपने और डेजा वू किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हालांकि ये केवल थ्योरी हैं, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं। इनमें से एक थियरी के हिसाब से जब ब्रेन थोड़ा जल्दी प्रोसेस होना लगता है तो हमें लगता है कि हमने उस चीज को पहले भी कहीं देखा है। दूसरी थियरी के हिसाब से डेजा वू वाली फीलिंग परसेप्चुअल गैप या स्प्लिट परसेप्शन के कारण भी आ सकती है। यह तब होता है जब हमारा दिमाग एक समय पर एक ही तरह के सिग्नल को दो बार प्रोसेस कर लेता है। पहली बार में हमारा कॉन्शियस माइंड इस सिग्नल पर ध्यान नहीं दे पाता, जबकि इसके तुरंत बाद दोबारा जब सिग्नल मिलता है तो डेजा वू वाली फीलिंग आती है, क्योंकि तब हमें पहला सिग्नल याद ही नहीं रहता। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग है, इसे मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं। लोग कई बार इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी भी कहते हैं। इसे आप सिमुलेशन कह सकते हैं। इस थियरी को मानने वाले कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं जीते, हम कंप्यूटर से जुड़े एक ब्रह्मांड में रहते हैं और ये दुनिया, पानी, पेड़, समुद्र, जीव सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जब इन प्रोग्राम में ग्लिच होता है यानी कोई खराबी आती है तो हमें डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है। आगे चलकर डेजा वू पर जब साइंटिफिक तरीके से रिसर्च स्टार्ट हुआ तो इन सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया। इनके बारे में कहा गया कि इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ऐसे में फिर यह सवाल उठने लगा कि डेजा वू को लेकर साइंटिफिक रिसर्च क्या कहते हैं। दरअसल अलग अलग रिसर्चर्स ने लंबे समय तक इस पर रिसर्च किया। इनमें से कुछ रिसर्च से पता चला है कि डेजा वू से संबंधित इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजो कर रखने वाले हिस्से से है। दरअसल इस रिसर्च के हिसाब से हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स है। इसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। इनमें से एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है।
जब भी यादों वाला कंपार्टमेंट खोलते हैं तो सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती हैं जैसे सच में वही सब हो रहा हो। इसी तरह कोई एक कंपार्टमेंट हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, जबकि कोई कंपार्टमेंट हमारे इमोशन को संभालता है, तो कोई कंपार्टमेंट हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। डेजा वू के केस में यादाश्त वाले और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले कंपार्टमेंट का अहम रोल है। ये दोनों कंपार्टमेंट एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि जैसे इन दोनों हिस्सों के बीच में एक शटर लगा हो। अगर वर्तमान वाला कंपार्टमेंट काम कर रहा है तो यादों वाला बंद है। अगर यादों वाला खुल गया तो थोड़ी देर के लिए वर्तमान वाले का शटर बंद हो जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला कंपार्टमेंट तो खुला हुआ है, मगर यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। ऐसी ही स्थिति में हमारे दिमाग को लगता है कि इस जगह या इस घटना को हम यादों वाले बक्से से निकाल रहे हैं। इससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और जो अभी पहली बार देखा है उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है। हालांकि कई रिसर्चर इस रिसर्च को भी भरोसेमंद नहीं मानते। इसे इमेजिनेशन थ्योरी का ही अगला चरण मानते हैं। पर एक दूसरे रिसर्च को ज्यादातर जानकार सही मानते हैं। इस दूसरे रिसर्च के मुताबिक डेजा वू की घटना का संबंध तंत्रिका तंत्र से है। तंत्रिका तंत्र असामान्य न्यूरोलॉजिकल स्थिति के चलते लोगों को यह आभास देता है कि जो घटना या अनुभव वे अभी फील कर रहे हैं वो अतीत में कभी हो चुका है। इस असामान्य न्यूरोलॉजिकल स्थिति को मिर्गी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के रूप में जाना जाता है। इस कंडीशन में हमारे सामान्य दिमागी कामकाज में जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है। इससे दिमाग की कोशिकाओं के बीच संदेशों के आने जाने में रुकावट पैदा होती है। जब यही रुकावट अधिक पैदा होने लगे तो रोगी को दौरे पड़ने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल असामान्य दिमाग वाले लोगों को ही डेजा वू की फीलिंग्स आती हैं, बल्कि स्वस्थ दिमाग वाले लोग भी डेजा वू को फील करते हैं, मगर असामान्य दिमाग वाले लोगों को ये फीलिंग ज्यादा आती है। दरअसल परंपरागत तौर पर हमारा दिमाग फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल नाम से 4 भागों में बटा है। टेम्पोरल लोब यादों, भाषा की समझ और भावनात्मक समझ को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जब टेम्पोरल लोब मिर्गी के दौरे, थकान व तनाव जैसे कारकों से प्रभावित होता है तो यह हमारी यादों में हेर फेर का कारण बनता है। इस थ्योरी के हिसाब से यही चीज डेजा वू की घटना के लिए जिम्मेदार होती है। कुल मिलाकर कहें तो डेजा वू होना काफी आम है। अलग अलग लोगों ने डेजा वू को अलग अलग अर्थों में गिनाया है। हालांकि डेजा वू का केवल एक ही मतलब है कि कोई चीज आपकी याददाश्त को प्रभावित कर रही है। सबसे स्वस्थ दिमाग वाले भी इसका अनुभव करते हैं। दूसरे अध्ययनों से पता चलता है कि स्टूडेंट्स या फिर अक्सर घूमने वाले, थके रहने वाले और दबाव महसूस करने वाले लोगों में ऐसी फीलिंग्स का अनुभव होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि थकान और तनाव हमारी यादों को प्रभावित कर सकते हैं, जो अनजाने में डेजा वू से जुड़ा हुआ है। हालांकि अगर आपको बार बार डेजा वू का अनुभव होता है तो ये सामान्य बात नहीं है। फिर आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यह न्यूरोटिक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही रखते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। इस बीच अगर आपको याद आया हो कि आपको कब डेजा वू का एहसास हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइए। नमस्कार।